जय हिंद बच्चों। हम लोग क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स अभी तक 4 भागों में पढ़ा, जिसमें पार्ट 1 में मैटर, उसके फिजिकल नेचर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में वॉल्यूम, डेंसिटी और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा। पार्ट 3 में 5 स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल से पढ़ा और पार्ट 4 में इंटरचेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। और आज पार्ट 5 में हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग और केल्विन एंड सेल्सियस स्केल के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लेटेंट हीट, जिसका हिंदी अर्थ है गुप्त ऊष्मा, इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है: द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। मतलब वह छुपी हुई ऊष्मा जो पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के समय अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ता हो, गुप्त ऊष्मा कहलाता है। जब भी हम किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करते हैं या वो चेंज होता है, तो उस समय जो मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के समय, अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए जो हीट यूज किया गया, वही लेटेंट हीट होता है। अब ये लेटेंट हीट 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसको भी पढ़ते हैं कि करके। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसे हिंदी में संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये इस प्रकार से है: हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अर्थात 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। हम लोग जानते हैं कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमता है और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलता है। तो इसी तापमान पर दोनों में ऊष्मीय ऊर्जा जो होगी वो जल में अधिक होगी बर्फ की अपेक्षा। अब आइए दूसरे पॉइंट में पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अर्थात वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इसे इस प्रकार से डिफाइन किया गया है: हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। इसका अर्थ हुआ 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब पर उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस पर जल के वाष्प के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर जल के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि वाष्प के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। इसी कारण से जब रोटी अगर हम लोग फुलाते हैं, तो रोटी से निकले हुए भाप रोटी से ज़्यादा नुकसानदेह होता है, ये जला सकता है। अतः हमने सीखा कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग के बारे में, अर्थात वाष्पन और क्वथन के बारे में। इसमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं, दोनों में क्या अंतर है। पहला पॉइंट में बताया गया है: पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। मतलब क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, ये रेस्ट में नहीं होते हैं। ये हम लोग पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं। दूसरे पॉइंट में बताया गया है: एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि एक दिए हुए तापमान पर, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार की गतिज ऊर्जाएं होती हैं। गैस के पास कुछ अलग होगा, लिक्विड के पास कुछ अलग होगा और सॉलिड के पास कुछ अलग होगा। थर्ड पॉइंट में बताया गया है: इन द केस ऑफ लिक्विड्स ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी।
is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor। अर्थात कि द्रव की अवस्था में एक छोटा सा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की एक छोटे से भाग सरफेस पर जो होते हैं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जो एक सक्षम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो तोड़ देता है और इस तरह से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है यानी वाष्प में बदल जाता है। चौथे पॉइंट में इवेपोरेशन को डिफाइन किया गया है, जिसे हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। मतलब क्या है कि वाष्पीकरण जो है वह एक सरफेस फेनोमेनन है, मतलब सतही प्रक्रिया यानी सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसी प्रक्रिया जो द्रव वाष्प में बदलता है, कब? तो बिलो टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात क्वथनांक के नीचे। अगर मेरा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है तो उसके नीचे भी कोई भी तापमान पर जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है तो वो इवेपोरेशन कहलाता है। अब आइए पांचवें पॉइंट में पढ़ते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। मतलब बॉइलिंग जो है यानी क्वथन, ये जो है पूरे सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि पूरे भाग में होने वाली प्रक्रिया है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे भाग में होते हैं और उस पूरे पार्टिकल्स में ये चेंजिंग होता है। अगर पानी को हम लोग खौलाते हैं तो पूरे पानी में उबाल आता है, ना कि सिर्फ सतह पे होता है। तो इस तरह से हमने सीखा इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। अब हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में, अर्थात वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 4 कारक हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है सरफेस एरिया, अर्थात सतही क्षेत्रफल। इसमें बताया गया है द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। मतलब क्या है कि अगर किसी पदार्थ की सतह का जो क्षेत्रफल है वो अगर बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वह उसका रेट बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कपड़े को फैला कर रखें तो वो जल्दी सूखता है और उसी को निचोड़ कर वैसे ही छोड़ दें तो वो देर से सूखेगा। दूसरी बातें बताई गई है टेम्परेचर, अर्थात टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। हम लोग पीछे वाले टॉपिक पे इस पे चर्चा कर चुके हैं, फिर भी इसमें पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजेज द इवेपोरेशन बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अर्थात कि इसमें टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए, तापमान को यदि बढ़ाया जाए तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि तापमान के बढ़ने पर पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी अधिक हो जाती है और जिसके कारण क्या होता है वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, अर्थात अपना स्टेट चेंज कर लेता है, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी, अर्थात आर्द्रता। आप ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। कैसे डिफाइन किए थे? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। मतलब हमारे वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है उसे आर्द्रता कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी से क्या होता है इफेक्ट? इसमें बताया गया है कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन बताया गया है। इफ द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। यदि ह्यूमिडिटी अधिक हो या बढ़ा हो तो उस समय इवेपोरेशन का रेट घटा होता है या घट जाता है। बरसात में हम लोग देखते हैं कि कपड़े देर से सूखते हैं, इसका कारण यही है। या हमारे शरीर से पसीना अधिक आता है, इसका भी कारण यही है कि ह्यूमिडिटी अगर अधिक हो रही है तो इवेपोरेशन का रेट जो होता है वो घट जाता है, जिसके कारण कपड़े देर से सूखते हैं या हमारे शरीर से पसीना निकलता है। चौथा फैक्टर है विंड स्पीड, अर्थात हवा की तेज गति।
अगर गति तेज है, इसमें बताया गया है द हायर द विंड स्पीड द मोर इवेपोरेशन, अर्थात गति यदि तेज हो हवा की तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आज हम लोग फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग इवेपोरेशन के बारे में सीखा। अगला टॉपिक है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अर्थात वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न होती है। इसके बारे में पढ़ते हैं ये कैसे होता है। इसमें बताया गया है द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, सो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, अर्थात हमारे जो पदार्थ के कण होते हैं, द्रव के कण, एब्जॉर्ब एनर्जी अर्थात एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, अर्थात वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा खत्म होता है या जो ऊर्जा यूज होता है उसको फिर से प्राप्त करने के लिए वो अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करता है, और वो ऊर्जा अवशोषित होने के कारण या उस ऊष्मा को अवशोषित होने के कारण वो ठंडक उत्पन्न करता है। अगली बात बताई गई है कि द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग आर, यानी निम्नलिखित जो उदाहरण दिए गए हैं वो इसी के उदाहरण हैं। पहला है वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हम लोग गर्मी में सूती के कपड़े पहनते हैं। इसका कारण यही है कि हमारे शरीर से जो इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ पसीने का, उसके कारण हमारा शरीर क्या होगा, ठंडक होगा, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है उस पसीने को अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद वो फिर से इवेपोरेट होके बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल देगा। दूसरा एग्जांपल है द वाटर ऑफ ए पिचर इज कोल्ड, यानी घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा होता है। उसमें भी वही बात होती है कि घड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं मिट्टी के घड़े में, और उस छिद्र से पानी बाहर निकलता है और बाहर के सतह पर आने के बाद वो इवेपोरेट होता है, यानी वाष्पित होता है। तो वाष्पीकरण में क्या होगा, वो आसपास के पानी का, एटमॉस्फेयर का, सब का हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण वो सारा का अगल बगल का क्षेत्र ठंडा हो जाता है, जिसके कारण पानी भी ठंडा हो जाता है। तीसरी बातें बताई गई है। तीसरा एग्जाम्पल द नेल पॉलिश रिमूवर फील्स कूल इन आवर स्किन, जब हम अपने नाखून पे नेल पॉलिश या उसका रिमूवर लगाते हैं तो वो ठंडक महसूस करता है। कभी कभी हमारे शरीर पर देखते होंगे पेट्रोल गिरता है तो भी ठंडा लगता है। कारण क्या है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, यानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर के लगभग उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वो जैसे ही जाता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्पित हो जाता है, और वाष्पीकरण होने के कारण वो हमारे शरीर का एनर्जी या हीट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उतना दूर का हमारा स्किन ठंडा लगता है। अब आइए इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जिसमें केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, अर्थात तापमान का जो मानक इकाई है वो केल्विन है। दूसरे पॉइंट में है वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि केल्विन में डिग्री नहीं यूज होता है। थर्ड पॉइंट में है कि टी के इज इक्वल टू टी डिग्री सी प्लस 273, मतलब क्या होता है कि अगर टेम्परेचर केल्विन में है तो उसको डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस करके प्राप्त किया जाता है, अर्थात जितना भी डिग्री सेल्सियस का तापमान आपके पास है वैल्यू, उसमें 273 जोड़ देंगे तो वो केल्विन का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चौथा पॉइंट है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलवेज पॉजिटिव साइन, हेंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, मतलब केल्विन जो होता है इस तापमान पर, केल्विन स्केल में जो तापमान होता है हमेशा पॉजिटिव साइन में होता है, और इसलिए इसका यूज आसान होता है सेल्सियस के अपेक्षा। अगला पॉइंट है एटमॉस्फेयर इज ए यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, यानी गैस के द्वारा प्रदान किया गया जो दाब होता है उसको मापने के लिए एटमॉस्फेयर शब्द को यूज करते हैं, और शॉर्ट में ATM। अगला स्टेप है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, यानी प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो पास्कल है, मानक इकाई। और ये आप पढ़े होंगे कि ये पास्कल एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, ब्लेज पास्कल के नाम पर। ऐसे दाब का जो इकाई होना चाहिए वो फॉर्मूला के अनुसार प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय
एरिया, यानी कि किसी खास एरिया पे जो इतना फोर्स लगता है वो उसका प्रेशर होता है। तो इसको डेफिनेशन के अनुसार अगर इसका यूनिट देखें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसी को पास्कल भी कहा गया है। अगले स्टेप में बताया गया है 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये याद करने वाली बात है, इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हवा का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 ATM, अर्थात समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो 1 ATM के बराबर होता है, अर्थात 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर, और इसे साधारण वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग आज चैप्टर 1 को पूरी तरह से पढ़े सीखे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।